हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इम्पैक्ट फैक्टर बी। बी क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर और स्केटरिंग एंगल थीटा। मतलब इन दोनों में करेक्ट रिलेशन क्या है कि बी की जो डिपेंडेंसी है वो थीटा पे कैसे है, कि कोस ऑफ थीटा बाई टू के अकॉर्डिंग है, कोट ऑफ थीटा बाई टू के अकॉर्डिंग है, या कोशिकेंट की पावर फोर थीटा बाई टू के अकॉर्डिंग है, या साइन की पावर फोर थीटा बाई टू के अकॉर्डिंग है। अब हमें ये पता है कि इम्पैक्ट फैक्टर जो या फिर इम्पैक्ट पैरामीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। और थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ स्केटरिंग या फिर स्केटरिंग एंगल। अब देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या चीज है। अगर ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल फ्रंट में जो लाइन होती है इसको हम सेंट्रल लाइन कहते हैं। अगर कोई अल्फा पार्टिकल इसी के अलोंग, इस लाइन के अलोंग आता है तो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, अगर कोई अल्फा पार्टिकल इसके फ्रंट में आया है बिल्कुल, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल इसके फ्रंट में आता है बिल्कुल इस तरह से तो हेड ऑन कोलिजन है। मीन्स यहाँ पर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल फ्रंट में आया है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट मैक्सिमम लगेगा। और उस केस में जो एंगल ऑफ स्केटरिंग होगा 180 डिग्री हो जाएगा। कब? जब बी कितना हो? जीरो। मीन्स जब बी जीरो होगा। और बी क्या होता है ये देखिए पहले। बी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। ये आपकी सेंट्रल लाइन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है। मतलब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, या फिर यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है? मतलब सेंट्रल लाइन से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये सेंट्रल लाइन है, इससे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है इस लाइन के अलोंग। तो ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है इसी को हम इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। अगर कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल फ्रंट में आ रहा होगा तो बी कितना होगा? जीरो। और बी जीरो होता है तब थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी याद रखिए। अगर इम्पैक्ट फैक्टर जीरो है इसका मतलब वो बिल्कुल फ्रंट में आ रहा है न्यूक्लियस के, और बिल्कुल फ्रंट में आ रहा है तो वो 180 डिग्री से स्केटर्ड हो जाएगा, मतलब रिट्रेस बैक कर जाएगा, खुद को रिटर्न बैक कर लेगा, 180 डिग्री से एंगल से मुड़ जाएगा। मतलब आ रहा था ऐसे ऐसे चला जाएगा 180 डिग्री से मुड़ करके। लेकिन इन केसेस में क्या होता है कि जब बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अब देखिए बी जितना ज्यादा होगा मतलब अल्फा पार्टिकल जितना ज्यादा दूर से जाएगा न्यूक्लियस के, उतना ही इफेक्ट न्यूक्लियस का कम लगेगा। और जितना न्यूक्लियस का इफेक्ट कम लगेगा स्केटरिंग एंगल उतना ही कम आएगा। मतलब बी अगर ज्यादा होगा तो थीटा क्या होगा? कम। बी ज्यादा का मतलब वो ज्यादा दूर से जा रहा है न्यूक्लियस के। जब वो न्यूक्लियस के ज्यादा दूर से जाएगा तो वो जो एंगल ऑफ स्केटरिंग होगा वो कम होगा। या फिर बी कम का मतलब वो पास से जा रहा है न्यूक्लियस के, और जब वो पास से जाएगा तो थीटा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ स्केटरिंग। ये क्या होता है? एंगल ऑफ स्केटरिंग। जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये उसकी सेंट्रल लाइन है, और मान लेते हैं कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और वो ऐसे चला गया, तो ये उसकी थी इंसिडेंट डायरेक्शन, और ये है उसकी स्केटरिंग के बाद। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसी को हम एंगल ऑफ स्केटरिंग कहते हैं। और क्या पता ये मतलब जितना ज्यादा ये जो बी है जितना ज्यादा होगा ये थीटा उतना ही कम होगा। मतलब ये थोड़े से कम एंगल से स्केटर्ड हो जाएगा। फिर अगर ये बी जितना ज्यादा होगा ये थीटा उतना ही कम होता जाएगा। मींस अगर ये यहाँ से जाएगा तो कम एंगल से बेंड हो जाएगा ऐसे, तो उस केस में ये जो थीटा है ये कम आएगा। और अगर ये बिल्कुल यहाँ से जाता तो उस केस में थीटा कितना आता? 180 डिग्री आता। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि बी क्या है और थीटा क्या है, और कैसे डिपेंडेंसी होती है कि बी ज्यादा होता है तो थीटा कम होगा, बी कम होगा तो थीटा ज्यादा होगा। और डिपेंडेंसी कैसे होती है थीटा पर, कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोट ऑफ थीटा बाय टू के। सो
कोट ऑफ थीटा बाय 2 के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका। अब देखिए बी 0 होता है तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अगर इम्पैक्ट फैक्टर 0 है तो एंगल ऑफ स्केटरिंग क्या होगा, और या फिर बी के ऊपर डिपेंडेंसी। अब ये तो आपका था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका आंसर क्या होगा, लेकिन आपसे एक चीज और भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड एट स्केटरिंग एंगल थीटा। मतलब जो हमने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए थे वो किसी थीटा एंगल से कितने स्केटर्ड हुए होंगे। एन थीटा क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्केटर्ड हुए हैं कितने एंगल से, थीटा से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin⁴ थीटा बाय 2 के। मतलब ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है कि कितने अल्फा आपने डाल दिए। अब कितने अल्फा पार्टिकल किसी एंगल थीटा से स्केटर्ड हुए होंगे वो डिपेंडेंसी रखते हैं इसके अकॉर्डिंग। और साइन को ऊपर लेके जाओगे तो कोशिकेंट हो जाएगा। तो एन थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोशिकेंट की पावर 4 थीटा बाय 2 के। तो अगर इस क्वेश्चन में इम्पैक्ट फैक्टर न पूछ करके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछे होते तो सी उस टाइम क्या होता, राइट आंसर होता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एन 60/n 120 डिग्री पूछ सकता है। मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री से स्केटर्ड हुए हैं और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 120 डिग्री से स्केटर्ड हुए हैं, उनका अनुपात बताइए। अगर वो पूछता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री से स्केटर्ड हुए हैं और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 120 डिग्री से स्केटर्ड हुए हैं, उनका अनुपात बताइए क्या क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर एक बार थीटा की जगह 60 डिग्री रख दोगे और इसके लिए क्या रख दोगे 120 डिग्री, और उन दोनों का क्या ले लोगे, अनुपात ले लोगे। तो n 60 डिग्री बाय n 120 डिग्री, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओगे तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया होगा वो तो कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। और इस केस में 60 डिग्री रखोगे तो ये 30 डिग्री बन जाएगा, और जब 120 डिग्री रखोगे यहाँ पे तो 60 डिग्री बन जाएगा। और फिर आप कोशिकेंट 30 डिग्री और कोशिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। हमें पता है कोशिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो कोशिकेंट 30 डिग्री जो होगा वो साइन 30 का उल्टा होगा। तो साइन 30 1/2 होता है, तो कोशिकेंट 30 क्या होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर। और कोशिकेंट 60 डिग्री जो होता है वो साइन 60 का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो √3/2 का उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। तो ये 2/√3 का क्या हो गया, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और 4 से 4 क्या होगा, कैंसल आउट, तो आंसर क्या आ गया 3। तो इस तरह से आपसे इस फॉर्मूले का यूज करके वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड एट डिफरेंट एंगल का जो अनुपात है वो कैलकुलेट करवा सकता है आपसे। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको बी पूछ रहा था, थीटा पे कैसे डिपेंडेंसी रखता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है आगे चल के तो आप कर पाओगे इसको भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए 120 वोल्ट एंड 40 वाट लैंप। मतलब आपको एक लैंप गिवन है, ये उसकी वोल्टेज है, कैसी वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज गिवन है। ऑपरेटिंग का मतलब ये जो लैंप है 120 वोल्ट लग की वोल्टेज को झेल सकता है। और 40 वाट क्या है, 40 वाट उसकी पावर है कि जब आप उसको 120 वोल्ट से जोड़ोगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 40 वाट। मतलब 40 वाट का मतलब 40 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। कब, जब आप उसको 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हो तब। इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई मेंस। लेकिन आपने तो उसको ऑपरेट कर दिया 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई मेन से। मतलब आपने उसको कितने से जोड़ा फिर, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये एसी गिवन है। एसी मतलब आपको जो सप्लाई है वो एसी दी हुई है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। और जब एसी की ऐसी वैल्यू लिखी हुई हो डायरेक्ट कि एक एसी 50 वोल्ट की है, एक एसी 40 वोल्ट की है, मतलब क्या है, वोल्ट का मतलब है
वोल्टेज, तो वो उसकी आरएमएस वोल्टेज है। मतलब जब ये सिंबल लगा करके ऐसे वोल्टेज लिखी हुई हो, इसका मतलब है कि वो उसकी आरएमएस वैल्यू दी हुई है। तो आपको आरएमएस वैल्यू दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और ये आपको लैंप गिवन है। और कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ प्योर इंडक्टेंस दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर दैट लैंप टू रन द करेक्ट वोल्टेज विल बी। मतलब आपको क्या कह रहा है, प्योर इंडक्टेंस इस एल की वैल्यू कितनी रखें हम, कि ये जो लैंप है टू रन ऑन द करेक्ट वोल्टेज विल बी, मतलब ये जो लैंप है इस वोल्टेज के ऊपर क्या हो जाए, 220 वोल्ट के ऊपर भी रन करे। मतलब ये 120 से ज्यादा से रन नहीं कर सकता था, लेकिन हमें कितने पे रन कराना है उसको, 220 वोल्ट पे। वो कैसे होगा, हमने एक सीरीज में इंडक्टर लगा दिया कि वो वोल्टेज को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, और जिससे हमें क्या हो जाएगा, हमारा लैंप जो है सेफ रहेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस लैंप की जो है, हमें जो लैंप गिवन था उसकी पावर पता है 40 वाट है, उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज पता है 120 वोल्ट है। तो हम इससे उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी, क्योंकि पावर किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है। तो हम उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं लैंप की। तो रेजिस्टेंस वी का स्क्वायर करो, 120 गुणा में 120 बाय 40, 40 को 3 से कट जाएगा ये, और 360 ओम आ जाएगा। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 360 ओम आ गई आपकी। अब क्या करोगे, यहाँ से आप 360 ओम आ गई आर की वैल्यू। अब आर इसका पता लग गया 360 ओम है, और ये जो इंडक्टर है इसकी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है एक्सएल, एक्सएल क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जो किसके इक्वल होती है, ओमेगा एल के इक्वल होती है। और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू इंटू एल। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज गिवन है। और पाई की वैल्यू पता है, 2 पता है। तो अगर हमें एक्सएल पता लग जाए तो हम एल क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आर पता है और अगर हमें पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो यहाँ से हम ये करंट बता सकते हैं कि इसमें से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है। तो आई आर एम एस क्या होगा, कि वी वोल्टेज, मतलब अगर हम पावर और वोल्टेज से जाएं कि P इक्वल टू वी इंटू आई भी होता है। पावर किसके इक्वल होता है, V इंटू आई। और पावर कितना है 40 और V कितना है 120, तो I कितना आ जाएगा, 40 बटे में 120, तो ये 1/3 एम्पियर आ जाएगा। मतलब इसमें से जो करंट है वो कितना गुजर सकता है, 1/3 एम्पियर गुजर सकता है। तो करंट भी पता लग गया, और ये करंट की कौन सी वैल्यू पता लग जाएगी, आरएमएस वैल्यू। तो आपको आई आरएमएस पता लग गया, 1/3 एम्पियर आ गया आपका। कैसे किया, पावर का ये भी फॉर्मूला होता है, इसका यूज करके तो आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, और इसका यूज करके आपने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया कि करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। अब देखिए, हम चाहते हैं कि ये वोल्टेज जो है दो हिस्सों में टूट जाए, लेकिन करंट कितना पास हो, इतना ही पास हो। तो हम क्या करेंगे, हमें वी आर एम एस पता है, आई आर एम एस पता है, तो सर्किट की जो नेट इम्पीडेंस है वो निकाल लेते हैं। नेट इम्पीडेंस जो है सर्किट की, एसी सर्किट की जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। और जड़ जो है नेट इम्पीडेंस, एक और फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस बाय आई आर एम एस। मतलब V इक्वल टू आई आर होता है, उसमें कब, ये तो ओम्स लॉ है आपका, R तो क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया। और एसी सर्किट में V क्या लिखोगे, वी आर एम एस, आई क्या लिखोगे, आई आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना है 220, और आई आर एम एस कितना है 1/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो जड़ कितना आ जाएगा, 660 ओम आ जाएगा। मतलब जड़ भी पता लग गया, आर भी पता लग गया, और तो हमें एक्सल पता लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसके स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो जड़ स्क्वेयर क्या आएगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर। तो यहाँ से एक्सएल का स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, जड़ स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो जो एक्सएल है, एक्सएल की जगह हम क्या रख देंगे, 2 पाई न्यू एल। तो ये 2 पाई न्यू इंटू एल का स्क्वेयर इक्वल टू 660 का स्क्वेयर माइनस में 300, और आर कितना था आपका 360, तो 360 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई
न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो करो इसको, 660 प्लस 360 और 660 माइनस का 360, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला लगा लिया। तो यहाँ से आपका एल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो इनके नीचे तो ये आ जाएगा 4 पाई न्यू स्क्वायर, सॉरी ये 4 दो का स्क्वायर तो 4 होगा और पाई का हमारा पाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आएगा आपका। और सो ये कितना आएगा, 660 में 360 जोड़िए तो 0, 6 दूनी 12, हासिल 1 और ये 1020 हो गए। और 660 में से 360 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा आपका। अब ये करोगे तो 1 2 3, 3 जीरो हो गई, 3 दूनी 6, जीरो 3 एकम 3 बाय 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये आपका एल स्क्वायर के इक्वल आ गया आपका। ये इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू 306 और फिर 30 बाय 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो और न्यू की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज गिवन है। कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एल कितना आएगा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो अंडर द रूट 306 1 2 3 बाय 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो अगर अब हम देखें कि ये अंडर दी रूट ऊपर वाला तो अलग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4 का तो 2 बार आ जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई और न्यू स्क्वायर का न्यू। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर दी रूट 306 1 2 3 बाय 2 गुणा में पाई की वैल्यू 3.14 होती है और न्यू कितना दे रखा है, 50। तो 50 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा अब आपका, देखिए अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। अंडर द रूट 306 1 2 3 बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 था, तो इसकी और इसकी तो गुणा कर देते हैं। तो अंडर द रूट 306 1 2 3 बाई 100 गुणा में 3.14। अब हम क्या करते हैं, इसको अंडर द रूट 306 गुणा में 1000 लिख लेते हैं और फिर इसको भी 10 से भाग कर देते हैं और इसको 10 से गुणा, मतलब ऊपर नीचे 10 से गुणा और भाग कर देते हैं। और बाय क्या हो जाएगा, 100 गुणा में 3.14। और ये देखो इसमें से क्या बार आ जाएगा, 100 बार आ जाएगा, 100 बार आ गया। और अंडर द रूट 30.6 और बाय 100 इंटू 3.14, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 30.6 बटे में 3.14। अब हम जाएंगे ऑप्शन से, मतलब हमारा जो एल की वैल्यू है वो हमारी एल की वैल्यू क्या आई है, एल की वैल्यू आई है हमारी अंडर द रूट 30.4 बटे में 3.14। और हमें पता है कि 30.4 जो है वो 5 और 6 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। और 3.14 नीचे है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी क्योंकि 5 से ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है वैल्यू, तो 1 से तो ज्यादा होगा, मतलब एल जो है 1 से ज्यादा होगा। तो ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि ये वैल्यू 3 का अगर 3.34 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 का 3 गुना ऊपर नहीं है और यहाँ पे 5 गुना ऊपर नहीं है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है इसको एक्यूरेटली, आप सिर्फ क्या करिए, अपना माइंड यूज करिए कि ये वैल्यू 5 और 6 के बीच में आएगी और 3 से भाग करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन 2 से कम होगी और 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया, सबसे पहले आपने क्या किया, लैंप लिखा, लैंप की पावर और वोल्टेज और आर की रिलेशन यूज करके आपने आर निकाला। आर निकालने के बाद आपने क्या किया,
करंट निकाला, उस सर्किट में कितना करंट जा सकता है, और करंट का यूज करके जड़ निकाला, वी आर एम एस बाई आई आर एम एस करके जड़ निकाला। और एक जड़ का फॉर्मूला ये होता है, इसको हमने जड़ और आर पता लग गया, एक्सल निकाल लिया, एक्सल को हमने 2 पाई न्यू इंटू एल लिख लिया, और फाइनली हमने इसको सोल्व किया तो हमारा एल की वैल्यू ये आ गई, और फाइनली हम सोल्व करते गए तो फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए। और इसको हमें कैलकुलेशन करना इजी था, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको निकाल लिया। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, 1.76 हेनरी, क्योंकि इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी होती है। सो 1.76 हेनरी इज द राइट आंसर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग रिलेशंस। मतलब आपको दो रिलेशन गिवन है। फर्स्ट रिलेशन क्या है, फॉर डिस्पर्जिव मीडियम। मतलब अगर आपका मीडियम कैसा हो, डिस्पर्जिव हो, तब ग्रुप वेलोसिटी ज्यादा होती है फेज वेलोसिटी से। वीजी क्या है, यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी है, और वीपी क्या है, यहाँ पे फेज वेलोसिटी है। और सेकंड रिलेशन क्या है, फॉर नॉन डिस्पर्जिव मीडियम। मतलब अगर मीडियम कैसा हो, नॉन डिस्पर्जिव हो, तब फेज वेलोसिटी ज्यादा होती है ग्रुप वेलोसिटी से। तो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि दोनों रिलेशन सही है, बोथ गलत है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू। कौन सी गलत है, कौन सी रिलेशन सही है। अब हमें पता है कि फॉर डिस्पर्जिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी कम होती है फेज वेलोसिटी से। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, ग्रुप वेलोसिटी ज्यादा दे रखी है। मतलब जो आपकी रिलेशन फर्स्ट है, रिलेशन फर्स्ट थी वो तो गलत साबित हो गई। और दूसरा है फॉर नॉन डिस्पर्जिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही गिवन है। सो मतलब जो आपकी रिलेशन सेकंड है वो भी क्या है, गलत है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, कि बोथ द रिलेशन आर फॉल्स। मतलब दोनों रिलेशन गलत है। फॉर दैट मीडियम, फॉर डिस्पर्जिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी कम होती है, फॉर नॉन डिस्पर्जिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी इक्वल होती है। ये आपको याद भी रखना चाहिए, आगे चल के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो बोर मॉडल है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सो न्यूट्रॉन तो नहीं होते। मतलब इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, ये क्या है, जस्ट एक प्रोटॉन है, जस्ट अ प्रोटॉन। मतलब एक प्रोटॉन है। मतलब जो न्यूक्लियस है ना हाइड्रोजन एटम का, वो एक जस्ट अ प्रोटॉन है, उसको आप न्यूक्लियस नहीं बोल सकते। न्यूक्लियस जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस किसका होता है, मतलब न्यूक्लियस जो स्टार्ट होगा वो ड्यूट्रॉन से स्टार्ट होगा। मतलब जो ड्यूटीरियम जो आइसोटोप्स होता है ना हाइड्रोजन का H12, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होता है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, वो तो एक जस्ट क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, बाइंड स्टेट होती है ना न्यूक्लियॉन्स की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। यहाँ पे तो बाइंड स्टेट है ही नहीं, यहाँ तो जस्ट एक प्रोटॉन है। तो ये एक जस्ट प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियस दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस की बात करें तो वो क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है। और जो किसका न्यूक्लियस होता है, ड्यूटीरियम का होता है, जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का। द इलेक्ट्रॉन सर्क्यूलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पाथ ऑफ रेडियस। मतलब आपको ये गिवन है कि एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, लेकिन ये प्रोटॉन ही होता है जस्ट, और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। आपको रेडियस दे रखी है, कितनी है, 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर एट ए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको, 6.60
मतलब 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसकी कितनी गिवन है, 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो आपको एक तो आपको उसकी रेडियस गिवन थी, कितनी दूर चक्कर काट रहा है, कौन से ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है जिसकी रेडियस इतनी है, और उसकी आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। द वैल्यू ऑफ द बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे यूनिट से भी आप देख सकते हो टी लिखा हुआ है, टी फॉर टेस्ला, टी फॉर टेस्ला, और टेस्ला यूनिट किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। सो आपसे वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, मतलब इस सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे कितना होगा। अब हमें ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की जो क्या हो रही है, मोशन हो रही है, तो उसकी वजह से जो करंट आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूव करने से यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, करंट बनेगा, और वो करंट जो बनेगा, उस करंट की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे निकाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी ऑर्बिट में, तो ये ऐसी सिचुएशन बन गई कि यहाँ पर क्या है, आर रेडियस के सर्कल में एक आई करंट फ्लो कर रहा है, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे करंट कैरिंग कोयल, करंट कैरिंग कोयल, ये तो एग्जाम्पल कैसा हो गया, करंट कैरिंग कोयल जैसा हो गया, और जिसमें आई करंट और आर उसकी रेडियस हो, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है, कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है। तो अगर हमें आई पता लग जाए, आर तो हमें पता ही है, अगर हमें आई पता लग जाए तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो अब हम आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान आई क्या होता है, चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन में से कितने टाइम में पास हुआ है, वही चीज क्याऊ बाय टी, टी क्या है, टाइम है, और क्याऊ क्या है, चार्ज है। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपने कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया एक छोटा सा, उस क्रॉस सेक्शन में अगर हम पूरा टाइम टी ले लेते हैं, टी क्या ले लेते हैं, उसका टाइम पीरियड ले लेते हैं, टी क्या ले लेते हैं, टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड के अंदर इसमें से ये बात श्योर है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, मतलब इसमें से कितना चार्ज निकल गया होगा, ई चार्ज। वैसे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमें ये पता है करंट जब निकालते हैं तो चार्ज को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, हमें तो चार्ज की वैल्यू लेनी है। हमें तो जो जो माइनस साइन आएगा तब वो तो डायरेक्शन बता रहा होता है, हमने डायरेक्शन को तो पहले ही मान लिया। हम तो क्या निकालना चाहते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। करंट की डायरेक्शन तो पहले ही हम अपोजिट ले चुके हैं, तो इसके अंदर कितना चार्ज पास किया होगा, ई चार्ज पास किया होगा, कितने टाइम पे, टी टाइम में। तो जो करंट है वो कितना होगा, ई बाय टी होगा, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर करंट कितना आ गया, ई इंटू एफ आ गया, मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको आप एफ से डिनोट करते हैं या न्यू से, वो 1/t के इक्वल होती है, टाइम पीरियड का अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम 1/t की जगह क्या रख सकते हैं, एफ, और हमें ई भी गिवन है, ई तो हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट ई एफ बाय 2 आर, ये चीज लिख देंगे यहाँ पे। सो अब हम सोल्व करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और फ्रीक्वेंसी आपको 6.6 इंटू 10⁻15 गिवन है बाय 2, और रेडियस कितनी गिवन है, 5.29 गुणा 10⁻⁻11। अब हमें इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे, देखो ये 10⁻11 ऊपर जाएगी तो 10⁻11 और 15 10⁻26 हो जाएगी, और 10⁻−19 और 10⁻−7 और माइनस के 26, मतलब ये पावर आपकी क्या आउट हो रही है, कैंसल आउट हो रही है। तो ये 4 पाई
इंटू 1.6 गुणा में 6.6 बाई 2 इंटू 5.29, ये बच गया आपका ओनली। सो जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे कैलकुलेशन को, तो ये कैलकुलेशन आएगी 12.53। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आ गया, 12.53 टेस्ला। सो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो 12.53 के नियर अबाउट क्या है, 12.6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 6C इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया, देखो आपको इलेक्ट्रॉन कह रहा है मूव कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आगे क्या पता आपसे करंट की वैल्यू पूछ ले। तो करंट क्या होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्याउ इंटू एफ होता है। एफ अगर फ्रीक्वेंसी पता है उस ऑर्बिट की, और क्याउ चार्ज है, तो क्याउ इंटू एफ डायरेक्ट लगा दो। तो चार्ज तो ई है और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो आई इक्वल टू ई इंटू एफ इस फॉर्मूले में यूज किया हमने, और कैलकुलेशन को सोल्व किया। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12.53 टेस्ला। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा आपका। सो ये थे क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।